हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी उसका चैप्टर नंबर दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, विपिन चंद्रा की बुक से जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी, आधुनिक भारत, तो उसका चैप्टर नंबर दूसरा है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 2 मैंने पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्टों में कंप्लीट कराया हुआ। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। आई थिंक इस चैप्टर के भी 2 पार्ट बनेंगे, बट आई ट्राइंग माई बेस्ट कि इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक फ्रेंड्स, जो विभिन्न कंपनियां आई थी भारत में, उनका आगमन कैसे हुआ था और क्या कुछ हुआ था उनके आने के बाद, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइसिस आइसलैंड। स्पाइस स्पाइस आइसलैंड का मतलब होता है मसालों के द्वीप। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड यानी मसालों के द्वीपों के लिए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, तो पश्चिमी यूरोप के जो देश होंगे वो भारत तक पहुंचने के लिए और इंडोनेशिया के जो स्पाइसेस आइसलैंड है, मसालों वाले आइसलैंड, उनकी तलाश करने के लिए समुद्री रास्ता खोजने लगे थे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तलाश करने लगे। स्पाइसेस आइसलैंड को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जो इंडोनेशिया के जो स्पाइसेस आइलैंड थे उनको ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। देखिए ठीक फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ज़्यादातर समझाने लायक नहीं है, बस कहानी टाइप है। आप सुनते जाइए कि कौन सा कब क्या घटना हुई। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यूरोप की कंपनियां वगैरह आई थी तो उसको ज़्यादा डिटेल में समझाने लायक नहीं है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा। बट आप सुनते जाइए। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा देख ले। तो चलते हैं इस दिशा में। ठीक फ्रेंड, इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। ठीक फ्रेंड, जो समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए लगे हुए थे ना, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, तो उसी में बताया जा रहा है कि इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1494। ठीक फ्रेंड्स, 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। ठीक फ्रेंड्स, हजारों बार ये क्वेश्चन बना कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1494 में। और वो भारत को खोजने के लिए निकला था। ठीक फ्रेंड्स, वो भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो गलती से पहुंच गया अमेरिका और अमेरिका की खोज कर दी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये भी हजारों बार क्वेश्चन बना कि अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन बना था। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने, ठीक फ्रेंड्स, केप ऑफ गुड होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। तो हजारों बार क्वेश्चन ये बना कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट पहुंचा था। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बना है। कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 1498 में कौन सा पुर्तगाली कालीकट पे उतरा था, तो ये था, क्या कहते हैं, पुर्तगाल का वास्को डी गामा। ठीक फ्रेंड्स, हजारों बार ये क्वेश्चन बना है। और कई बार एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके ये पूछ लेता कि जब ये कालीकट के तट पर उतरा था तो इसका स्वागत किसने किया था, तो वो किया था जमोरिन ने। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे जमोरिन ने। आगे देखते हैं। 15वीं शताब्दी के मध्य में अफ्रीका और यूरोप के देशों ने प्रवेश किया। ठीक फ्रेंड्स, 15वीं शताब्दी के मध्य में अफ्रीका में यूरोप के देशों ने प्रवेश किया था। आगे देखते हैं। अफ्रीका अफ्रीका सोने और हाथी दांत ने आकर्षित किया। ठीक फ्रेंड्स, अफ्रीका के सोने और हाथी दांतों ने इनको आकर्षित किया था। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, प्रवेश किया। यहाँ से देखिए, विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दांतों ने आकर्षित किया था। ठीक फ्रेंड्स, परंतु वह परंतु बहुत ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का मुख्य भाग बन गया था। ठीक फ्रेंड्स, परंतु बहुत ही गुलामों का व्यापार, ठीक फ्रेंड्स, परंतु बहुत जल्द ही, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से था, परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का मुख्य भाग बन गया। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से मार्क करना रह गया था, अब कर दिया। परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के व्यापार के साथ मुख्य भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन पुर्तगालों का अधिकार हो गया। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भारी मात्रा में छा गए या व्यापारी भी छा गए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, 16वीं शताब्दी में इस व्यापार में स्पेन पुर्तगाल का एक अधिकार हो गया। बाद में इस व्यापार पर
या इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। ये वेरी वेरी मोस्ट पैरा था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन में अगर लिखने को आ जाए अफ्रीकी गुलामों के बारे में, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पीसीएस के मेंस में या यूपीएससी में आ जाए तो आप यहाँ से अच्छा अट्रैक्टिव आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, ये दीव या दमन या दीव जो बोलते हैं वो लिखा हुआ है, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। ठीक फ्रेंड्स, पुर्तगालियों की बात हो रही है। कोचीन, गोवा, दमन और दीव में व्यापारिक केंद्र खोले थे पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं। आगे देखिए, गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जब वायसराय था। ठीक फ्रेंड, जब गोवा पर हजारों बार ये क्वेश्चन बना है, जब गोवा पर अधिकार हुआ था तो उस समय कौन सा वायसराय था, तो फ्रांसिस्को अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। ठीक फ्रेंड, वायसराय था। तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइसेस मसालों तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों का अधिकार जमा लिया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक पुर्तगालियों का अधिकार फैल गया था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड के बाद फ्रांसीसी जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्ति और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार में स्पेनी और पुर्तगालियों का एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये पुर्तगाली और डच तो थे ही, इसके बाद ये इंग्लैंड के और हॉलैंड के आ गए, लेकिन फ्रांस भी आ गई तो इनका एक और प्रतिबंधी बढ़ गया था। ठीक फ्रेंड्स, इनका पुर्तगाल का और डचों का। ठीक फ्रेंड्स, कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस तरह स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई जब अंग्रेज और डच व्यापारी गुड होप होकर भारत में आने का रास्ता का प्रयोग करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, अंत इंडोनेशिया पर डच और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया ना, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधि करने और इलाके जीतने किले बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये डच को जो एक पत्र मिला हुआ था संसद के लिए एक चार्टर स्वीकार करके, जो डच संसद ने इनको एक चार्टर एक्ट प्रदान किया था और उसमें लिखा हुआ था कंपनी के युद्ध छेड़ने, संधि करने, इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार दे दिए गए थे डचों को। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइसेस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि डचों को ज़्यादा दिलचस्पी अपनी इंडिया में नहीं थी, वो सुमात्रा के, इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइसी आइलैंड के द्वीपों में अपनी दिलचस्पी थी उनको। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ पर मसाले खूब पैदा होते थे। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ पर मसाले खूब पैदा होते थे। आगे देखते हैं। इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, किन्होंने, डचों ने। इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। ठीक है, डचों ने अंग्रेजों को हराया होगा जो इन क्षेत्रों पर जीतने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजों को हराया था इन्होंने भारत के गुजरात के सूरत, ठीक है, इन्होंने भारत में गुजरात के सूरत, वडोज, कम्बोज और अहमदाबाद, केरल में कोचीन, मद्रास, नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मसूली, बांग्लादेश में चिंतूरा, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले। 1658 में इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। कि इन्होंने, डचों की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री खोली थी जो कई बार एग्जाम में बनी हुई है, आप देख लेना। ठीक फ्रेंड, खासकर इस चिंतूरा को और इस मसूलीपट्टनम या कई जगह ये मछलीपट्टनम लिखा होता है, इसको याद रखना, और कोचीन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब कई लोग ये कहेंगे कि सर तो पूरी बुक उतरवा रहे हैं, पूरी बुक कॉपी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बुक कॉपी नहीं है, ये जो इस चैप्टर की जो मोस्ट क्रीम है ना, एकदम निचोड़ है, मैंने वो लिखा है, बाकी कॉपी वगैरह कुछ नहीं। ये चैप्टर इतना बढ़िया और काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। ये जो इस चैप्टर का जो पूरा निचोड़ है वो मार्क किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। ठीक फ्रेंड्स, इसी कंपनी का नाम अंग्रेजी कंपनी पड़ेगा। आगे चल के देखते हैं।
आगे देखिए, इस जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, जो भी मैंने बताया है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दे दिया था कंपनी को। ठीक है, कंपनी का नाम ये कई बार पूछा गया तो इसका याद रखना, मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर के नाम था इस पर कंपनी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकार दे दिया 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, सूरत में, और कब खोली थी, 1608 में, याद रखना। खोलने का निश्चय किया। ठीक है, तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। कंपनी में तब कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। हजारों बार ये क्वेश्चन बना है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेजी यात्री कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट पर अनेक जहाजों पर अंग्रेजी कंपनियों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आज्ञा मिल गई, अब देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1615 में उनका एक दूत सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। ठीक फ्रेंड्स, रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। पहले ये पहुंचा था, मतलब पश्चिमी तटों पर, मतलब आज्ञा लेने के लिए जो शाही फरमान था, जहांगीर के दरबार में हॉकिंस गया था सिर्फ एक फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए। लेकिन जो ये रो पहुंचा था ना 1615 में, इसने ये मतलब पूरे क्षेत्र में कब्जा करने के लिए, जो पूरे क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने के लिए अधिकार पाने में ये सफल हो गया था। ठीक फ्रेंड, जैसे यहाँ लिखा है ना, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में, ठीक फ्रेंड, सभी भागों में फैक्ट्री खोलने के लिए, अधिकार लेने के लिए पहुंचा था और ये सफल भी हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया था। ठीक फ्रेंड, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों को अंग्रेजों को मुंबई किसने दहेज में दिया था, तो पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अंत गोवा और दमन और दीव को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथों में भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी के साथ ठन गई। ठीक फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के जो मसाले के इलाके वगैरह थे, तो इन दोनों के, अंग्रेज और डचों के बीच में मतलब गर्मा गर्मी हो गई होगी और लड़ाई ठन गई थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ना, इंडोनेशिया के द्वीपों में हो रहे मसालों के व्यापार को लेकर, ठीक फ्रेंड्स, हो रहे व्यापार को लेकर कंपनी की डच कंपनी, अंग्रेजी कंपनी और डच कंपनी के बीच ठन गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1654 में आरंभ हुए और यह 1667 तक। ठीक फ्रेंड्स, इनकी लड़ाई आरंभ हुई थी 1654 में आरंभ हुई और यह 1667 तक समाप्त। तब 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया के सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत में अंग्रेजी बस्तियों को न छोड़ने का वादा किया। ठीक है, ये लड़ाई 1654 से आरंभ हुई थी और जब तक चली थी, जब तक इन्होंने मतलब वादा वगैरह नहीं कर लिया था, कोई संधि कर ली होगी, तब तक चली थी। जब तक अंग्रेजों ने ये कहा कि इंडोनेशिया पर ना ही हम कभी हमला करेंगे और सारे दावे छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इंडोनेशिया डचों को दे दिया गया होगा और डचों वालों ने कहा होगा कि हम भारत में अंग्रेजी जितनी बस्तियां हैं उन्हें ना छोड़ने का वादा करते हैं कि हम भारत में कभी भी एंटर नहीं करेंगे, हम अपने इंडोनेशिया में रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कंपनी का व्यापारिक प्रभाव और विस्तार। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ अंग्रेजों के अनुकूल थी। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की जो कंडीशन वगैरह रही होगी अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी, यानी कि बेहतर थी, क्योंकि वहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर भारतीय शक्तिशाली सेना कह लो या सरकार कह लो, उनका सामना नहीं करना पड़ता था। दक्षिण भारत की बात हो रही है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, कई जगह लिखा मिल सकता है, ये 1611 में स्थापित की। ठीक फ्रेंड्स, 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही उनकी गतिविधि का केंद्र मद्रास हो गया। ठीक फ्रेंड्स,
बट बहुत ही जल्दी उनकी गतिविधि का केंद्र मद्रास हो गया होगा, मतलब मद्रास से ये अपना फैक्ट्री वगैरह चलाते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जिसका पट्टा 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दिया था। ठीक फ्रेंड्स, ये मद्रास का पट्टा वगैरह 1639 के जो वहाँ का स्थानीय राजा हुआ उन्होंने दिया हुआ। आगे देखते हैं यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया है जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते थे, या जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा था। हजारों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो ये है मद्रास में। ठीक फ्रेंड्स, कब बनवाया गया था, तो ये क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ये कब बनवाया गया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, बट अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक फ्रेंड्स, नहीं तो मैं इसको देख के बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, अभी याद नहीं आ रहा है, माइंड में हिट नहीं कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अभी माइंड में हिट नहीं कर रहा है, बट बहुत सारा माइंड दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अभी ये हिट नहीं कर रहा है। चलो ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर किसी को बताओ तो आप बताना ज़रूर, बाकी नहीं तो मैं अगले पार्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1668 में, ठीक फ्रेंड्स, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई द्वीप को प्राप्त किया और उसकी किलाबंदी की। ठीक फ्रेंड्स, जो कंपनी वगैरह होगी उससे ब्रिटिश सरकार ने मुंबई को प्राप्त कर लिया था, यानी कि ले लिया होगा और उसकी किलाबंदी की थी। आगे देखते हैं पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, जो पश्चिमी दिशा में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी ना सूरत में, तो उसका हेडक्वार्टर अब सूरत में पहले था, तो उसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई बना दिया गया हो। ठीक फ्रेंड्स, वही लिखा है पश्चिमी तट पर हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्दी मुंबई ने ले लिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पूर्वी, ठीक फ्रेंड्स, पूर्वी भारत में अंग्रेज, ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो आरंभिक में इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली होंगी उनमें से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर के व्यापार की इजाज़त मिल गई। ठीक फ्रेंड्स, 1651 में जो कंपनी वगैरह खोली हुई उड़ीसा में, 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर से व्यापार करने की इजाज़त मिल गई थी। ठीक फ्रेंड्स, किसे, जो उड़ीसा में कंपनी खोली गई थी उसको। आगे देखते हैं 1686 में, ठीक फ्रेंड्स, 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया, 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ठीक फ्रेंड्स, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया होगा। अब मुगल खिलाफ के लिए युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य क्या कहते हैं, युद्ध का अंत अंग्रेजी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ या अंग्रेजों के लिए घातक सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं। घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियां से खदेड़ दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, ये उस टाइम की बात हो रही जब क्या कहते हैं औरंगजेब का शासन था। ठीक फ्रेंड्स, 1686 की बात हो रही है, इस टाइम औरंगजेब का शासन था, उसी ने ये कुछ किया हुआ। आगे देखेंगे। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल में स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया या निकाल दिया गया। उसके बाद देखते हैं, जिसके बाद ये पेंसिल से लिखा मैंने। ठीक फ्रेंड्स, जिसके बाद मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर कब्जा हो गया। ठीक फ्रेंड्स, जिसके बाद मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर कब्जा हो गया और मुंबई स्थित उनके किले पर घेरा डाला गया। ठीक फ्रेंड्स, जो मुंबई में इनका किला वगैरह था उन पर घेरा डाल लिया होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने कहा ना उस टाइम औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये हर्जाना लेकर, ठीक फ्रेंड्स, औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये हर्जाना लेकर फिर से व्यापार करने की छूट दे दी अंग्रेजों को। ठीक फ्रेंड्स, जो इन्होंने हरकत वगैरह की थी, जो कब्जे वगैरह किए थे, औरंगजेब मान गया होगा। 1.5 लाख रुपए में हर्जाना देकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी, और यही सबसे बड़ी गलती होगी थी इससे। 1698 में कंपनी ने सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुरी की जमीन ने प्राप्त कर ली। ठीक फ्रेंड्स, जैसे इनको व्यापार करने की छूट दोबारा दी गई 1.5 लाख रुपए जुर्माना भरने के बाद, तो इन्होंने देखना सबसे पहले क्या किया था। 1698 में कंपनी ने सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुरी की जमीनें प्राप्त कर ली और वहाँ अपनी
फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, या जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1717 में कंपनी के सम्राट फारूक सियर ने एक फरमान प्राप्त किया। ठीक है, 1717 में कंपनी ने सम्राट फारूक सियर से एक फरमान प्राप्त किया, जिसे 1691 में उन्हें प्राप्त विशेष अधिकारों को दोबारा मान्यता दे दी गई। ठीक फ्रेंड्स, जो औरंगजेब ने कुछ हर्जाना लगाया था 1.5 लाख का और कुछ प्रतिबंध वगैरह लगाए थे, तो लेकिन इन्होंने 1691 में इन्होंने फारूक सियर से जो भी इन्हें क्या कहते हैं 1717 में सम्राट फारूक सियर से जो भी औरंगजेब ने प्रतिबंध वगैरह लगाए होंगे, इन्होंने दोबारा वे अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, जो इन्होंने विशेष अधिकार दोबारा प्राप्त किए थे और वो कुछ सीमित स्थानों पर थे, लेकिन अब उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। मतलब विशेष अधिकार मिले थे, जहाँ पर इन्होंने गुजरात और दक्कन तक भी इनके अधिकार बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ भी अब ये शासन कर सकते थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह खोल सकते थे। आगे देखेंगे। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव। ठीक फ्रेंड्स, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी। ठीक फ्रेंड, मैंने जब पीछे बताया ना कि जब तक ये औरंगजेब वगैरह था तब तक ये ज़्यादा हवा में नहीं उड़ पा रहे थे। ठीक फ्रेंड, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही खतरनाक था उस टाइम, और ये अपनी मतलब सीमित लिमिट में रहकर अपना व्यापार वगैरह करते होंगे। तो वही बात बताई गई कि 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब की वजह से इनकी जो महत्वाकांक्षा थी ना राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी। वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक औरंगजेब था तब तक ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, सीधे साधे बन के रहे होंगे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा ना, तो वो बात अब आगे इन्होंने दोबारा इनके दिमाग में वो कीड़ा काटने लग गया होगा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई है कि वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी इनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लेकिन पश्चिमी भारत में मराठों पूर्वी भारत में अली वर्दी खान ने नियंत्रण कर रखा था। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन पश्चिमी भारत पर मराठों का नियंत्रण था, पूर्वी भारत पर अली वर्दी खान का नियंत्रण कर रखा था। लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन दक्षिण भारत में इनके लिए कंडीशन अच्छी होती जा रही थी, वही बात बताई जा रही है। लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। आगे देखते हैं। 1748 में। ठीक फ्रेंड्स, 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद। ठीक फ्रेंड्स, 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद विदेशियों के लिए परिस्थितियाँ आसान हो गई। ठीक फ्रेंड्स, जो ये अंग्रेजों के लिए कंडीशन अच्छी हो गई होगी, वही बात लिखी है मैंने पेंसिल से। विदेशियों के लिए परिस्थितियाँ आसान हो गई थी इसके मरने के बाद, निजाम उल मुल्क के मरने के बाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से लेकिन दक्षिण में अंग्रेज अकेले नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन दक्षिण में अंग्रेज अकेले ना थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन दक्षिण में अंग्रेज अकेले ना थे या अकेले नहीं थे, क्योंकि और भी कोई था वहाँ। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि दक्षिण में अंग्रेज अकेले नहीं थे, पुर्तगाली और डच प्रतिबंधी तो नष्ट कर चुके थे। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, वहाँ बताया गया ना कि दक्षिण में अंग्रेज अकेले नहीं थे, क्योंकि पुर्तगाली और डचों को तो अंग्रेज नष्ट कर चुके थे। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेजों की बात बताई जा रही है, पुर्तगाली और डचों की प्रतिबंधियों को तो अंग्रेज नष्ट कर चुके थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ लेना। पर जो ये फ्रांसीसी थे ना, अभी इनके बीच में लड़ाई थी, क्योंकि पुर्तगाली और डचों के प्रतिबंधियों को तो नष्ट कर चुके थे कौन? अंग्रेज। पर फ्रांस एक नया प्रतिबंधी बनकर खड़ा हो गया, किसके सामने? अंग्रेजों के। वही बात बताई जा रही है। परंतु फ्रांस एक नया प्रतिबंधी या दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध होते रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब उन युद्धों को देखेंगे। मैंने बोल दिया है पहले। ठीक फ्रेंड्स, इसमें समझाने लायक कुछ भी है नहीं, बस आप एक कहानी की तरह सुनते जाइए, क्योंकि शुद्ध हिंदी वगैरह में लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा ना तो इस बुक की एक खास बात है, इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ना ही
ज़्यादा उर्दू और फारसी का यूज किया गया, सिंपल हिंदी में। ठीक फ्रेंड्स, प्योर हिंदी, सिंपल एकदम सीधा माइंड में बैठने वाली हिंदी। ठीक फ्रेंड्स, एक बार कोई अगर पढ़ ले तो दिमाग में सीधा हिट करे, सिंपल हिंदी में। ठीक फ्रेंड्स, लिखा हुआ है। तो आगे देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1764 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर और पांडिचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? फ्रांसीसियों की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसने हिंद महासागर और में मॉरिशस और यूनियन के द्वीपों पर कब्जा कर रखा था। किसने? फ्रांसीसियों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। ठीक फ्रेंड्स, 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा और उसकी चिंगारी देखना अपने इंडिया तक आएगी। यही बात बताई जाए। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा और यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है, इनकी चिंगारी भारत तक आ गई और भारत में आने के बाद देखना क्या होता है। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, 1748 में, यानी कि 6 साल युद्ध चला था, 42 से 48 तक। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अब जो भारत में एक कंडीशन बन रही थी ना, उसमें देखते हैं क्या होता है। इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक फ्रेंड्स, इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों को आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए। ठीक फ्रेंड्स, हस्तक्षेप किया जाए। ठीक फ्रेंड्स, जो ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इसने एक नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना अपना हस्तक्षेप करे या इंटरफेयर करे। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय जो आपसी झगड़े में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना ये चाहती थी कि इनके झगड़ों में हमारी सेना इंटरफेयर करे। ठीक फ्रेंड्स, या हस्तक्षेप करे। आगे देखते हैं। आगे देखिए 1748 में। ठीक फ्रेंड्स, 1748 में कर्नाटक में चंदा साहब। ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, 1748 में कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ निजाम उल मुल्क आसफ जाह को मारने और उसके बेटे नासिर जंग और उसके पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये नवाब शाह और क्या कहते हैं चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ निजाम उल मुल्क आसफ जाह के मरने और उसके बेटे नासिर जंग और उसके पोते सफदरजंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक फ्रेंड्स, इस स्थिति का लाभ डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से गुप्त समझौता किया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो ये आपस में तो गृह युद्ध के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये फायदा उठा गया तीसरा आदमी डुप्ले। ठीक फ्रेंड्स, इसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से गुप्त समझौता किया है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। 1749 में इन 3 सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनावरुद्दीन को हराकर मार डाला। ठीक फ्रेंड्स, 1739 में जो 3 सहयोगी थे ना आपस में, इन्होंने अंबूर के युद्ध में अनावरुद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचापल्ली भाग गया। ठीक फ्रेंड्स, किसका बेटा? अनावरुद्दीन अली का बेटा था मोहम्मद अली, ये त्रिचापल्ली भाग गया। आगे देखते हैं। कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। उसने प्रकाश स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव दिए। ठीक फ्रेंड्स, 80 गांव दिए। कहानी को समझ में आ रही है? मतलब ये तीनों तो यहाँ गृह युद्ध के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसका फायदा डुप्ले ने उठा लिया और डुप्ले इनके साथ मिल गया और इनके साथ मिलने के बाद इन तीनों ने मिलकर अंबूर का युद्ध हुआ था उसमें अनावरुद्दीन को मार डाला और उसका बेटा त्रिचापल्ली भाग गया और ये कर्नाटक पूरा चंदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने खुश होकर फ्रांसीसी को पुरस्कार दिया और पांडिचेरी के निकट 80 गांव दिए थे। किसने? चंदा साहब ने। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे पूरी कहानी। आगे देखते हैं। नासिर जंग मारा गया, मुजफ्फर जंग निजाम दक्कन के सूबेदार बनाए गए। ठीक फ्रेंड्स, नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम दक्कन का सूबेदार बनाया गया। पांडिचेरी के निकट जमीनें और मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी के पुरस्कार में दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए भी दिए गए थे। समझ रहे हो कि पांडिचेरी के निकट जमीनें और मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए गए। ये सब पुरस्कार मिला इनको
आगे देखते हैं डुप्लेन अपने सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो A1 क्वालिटी का ऑफिसर वगैरह था, डुप्लेन अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बूसी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया था। ठीक फ्रेंड्स, अपॉइंट किया हुआ इसने हैदराबाद में। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था तब एक घटना में वह मारा गया। ठीक फ्रेंड्स, बूसी ने फौरन निजाम उल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक फ्रेंड्स, जब मुजफ्फर जंग था वो अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था तभी एक रास्ते में घटना या युद्ध वगैरह हो जाता होगा तो ये मारा जाता है। बूसी ने फौरन निजाम उल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत खान को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक फ्रेंड्स, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आप सुनते जाइए कहानी की तरह कि कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ से अंग्रेज। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेज फ्रांसीसी के प्रभाव को कम करने और अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए नासिर जंग और मोहम्मद अली के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, अभी तो ये फ्रांसीसियों के वगैरह जो फ्रांसीसी शासक थे ना उनके साथ थे ये नासिर जंग और मोहम्मद अली जंग, ये हम पीछे पड़ के आए हैं। इन्होंने बहुत सारे इनाम वगैरह दिए थे इनको फ्रांसीसी को, लेकिन अभी अंग्रेज चाहते थे कि ये नासिर जंग और मोहम्मद अली जंग हमारी तरफ मिल जाएं और ये मिलकर षड्यंत्र करने लगे थे किसके खिलाफ? फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए और अपना प्रभाव या अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए नासिर जंग और मोहम्मद अली के साथ मिलकर मतलब षड्यंत्र कर रहे थे। मतलब ठीक फ्रेंड्स, कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने की सोच रहे थे अपनी। आगे देखते हैं 1750 में रॉबर्ट। ठीक फ्रेंड्स, 1750 में रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक फ्रेंड्स ये क्लाइव लिखा हुआ है, अब दिखाई दे रहा होगा। 1750 में रॉबर्ट क्लाइव ने ऊपर लिखा हुआ है प्रस्ताव पारित किया। ठीक फ्रेंड्स, 1750 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्रस्ताव पारित किया कि कर्नाटक की राजधानी अकार्ट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली को घेरे। ठीक फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली में घेरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसी दबाव कम किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि कर्नाटक की राजधानी थी अकार्टक, इस पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घेरे डालकर मोहम्मद अली पर फ्रांसीसी का दबाव कम किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मोहम्मद अली वगैरह इनके शासन के दोस्त वगैरह होंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा। ठीक फ्रेंड्स, ये कह रहे थे मोहम्मद अली को घेर कर मतलब इनकी राजधानी अकार्ट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली को घेर कर मोहम्मद अली पर फ्रांसीसी का दबाव कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं। कई बार क्वेश्चन ये बना कि स्वर्ग से उत्पन्न वायसराय किसको कहा जाता है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, दबाव कम किया जा सकता है क्लाइव ने। ठीक फ्रेंड्स, क्लाइव ने अकार्ट पर हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, क्लाइव ने अकार्ट पर हमला किया और उसे जीत लिया। ठीक फ्रेंड्स, क्लाइव ने अकार्ट पर हमला किया, उसे जीत लिया। चंदा साहब और फ्रांसीसी ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली से घेरा उठा लिया। ठीक फ्रेंड्स, चंदा साहब ने और फ्रांसीसी ने मजबूर होकर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर यानी कि अपना घेरा उठा लिया या बोरिया बिस्तर बांध के कहीं और चले गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि क्लाइव ने अकार्ट पर हमला किया और उसे जीत लिया। चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया या अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी सेना की कई हार हुई। ठीक फ्रेंड्स, फ्रांसीसी सेना की कई बार हार हुई अंग्रेजों से। देखते हैं आगे, क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, इस वजह से इनकी कई बार हार हुई, क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेज A1 क्वालिटी के दिमाग चलाते थे और उनके पास A1 क्वालिटी की सेना थी और असला बारूद तो था ही, लेकिन सबसे मेन कारण था कि उनके पास पैसा बहुत था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि किसी दूसरे देश से आना और इतनी बड़ी सेना रखना और उसका खर्च वगैरह उठाना और उसको रहने के लिए जगह वगैरह प्रोवाइड कराना, उनकी सारी फैसिलिटी झेलना, ये सब पैसों का ही खेल होता है। ठीक फ्रेंड्स, इनके पास पैसा बहुत था क्योंकि इंग्लैंड की बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां थी वो इनको सपोर्ट कर रही थी। ठीक फ्रेंड्स, जिसका रिजल्ट उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सामना नहीं कर पा रहे थे यहाँ से अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि भारत में युद्ध वगैरह करना बहुत ही खर्चीला काम था और इनके क्या कहते हैं, जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये कोई प्राइवेट कंपनी थी नहीं, ये सरकार की तरफ से थी। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार बैठी हुई है फ्रांस में और ये पड़े हुए हैं इंडिया के अंदर, तो ऐसे तो राज नहीं किया जा सकता ना। तो वही बात बताई जा रही है। अंत में भारतीय युद्ध
के भारी खर्चों से परेशान होकर 1754 में अमेरिकी उपनिवेशों के हाथों से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की। ठीक है, मतलब ये सोच रहे थे कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ते भिड़ते रहेंगे तो कहीं ये अमेरिका के जो उपनिवेश वगैरह हैं ये भी हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों से वार्ता यानी कि संधि करने का ही ठानी होगी, या संधि करने में ही समझौता समझा होगा। ठीक है, ये देखो तुमने लिखा है ना, समझौता वार्ता आरंभ की। ठीक है, उसने अंग्रेज की यह मांग मान ली। ठीक है, अब उसने अंग्रेज की यह मांग मान ली कि बाहर से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। ठीक है, जो ये फ्रांसीसी सरकार समझौता कर रही थी ना अंग्रेजों के साथ, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग लगाया। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अंग्रेज बहुत ही A1 क्वालिटी के क्लेवर थे, जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर थे। और जो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा खतरा था वो था जो फ्रांसीसी गवर्नर था ना, डुप्ले। तो इन्होंने अंग्रेजों ने जाके यही कह दिया फिर फ्रांसीसी सरकार से कि ये डुप्ले है ना, इसको तुम भारत से बुला लो, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक ये खतरा ही बना रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक था और माइंडेड बंदा था डुप्ले। और इन्होंने इसको हटाने के लिए देखना क्या करते हैं, ये इन्होंने सीधा अंग्रेज जो फ्रांसीसी सरकार थी उनको जाके बोला कि जो हमारे रास्ते का कांटा है ना वो डुप्ले है, इन्हीं इसको तुम हटा दो, भारत से ना वापस फ्रांस बुला लो। और वैसा ही होता है। और जैसे ही ये भारत से बाहर जाता है ना, ये पूरे अंग्रेज मिलकर ये पूरी फ्रांसीसी सेना को ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब भारत से खदेड़ ही देते हैं। तो वही बात बताई गई, उसने अंग्रेजों की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि जब तक ये बंदा रहेगा तब तक हम सुकून से नहीं रह सकते। तो इन्होंने प्रस्ताव में यही रखा कि पहले इसे हटा लो यहाँ से, मतलब इंडिया से डुप्ले को फ्रांस में बुला लो और बाकी जो रहेगा वो हम आपस में सुलझा लेंगे। तो वही बात यहाँ मान ली जाती है। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड, देखो अब डुप्ले तो चला गया, क्योंकि डुप्ले को वापस बुला रही फ्रांसीसी सेना ना, ये एग्रीमेंट हुआ था ना, समझौता हुआ था। अब देखते हैं डुप्ले के जाने के बाद ये अंग्रेज अपने असली रंग में आ जाते हैं। तो देखिए यह स्थायी समझौता 1756 में टूट गया। ठीक फ्रेंड, क्योंकि डुप्ले तो चला जा चुका है। अब ये जो समझौता हुआ था, अब इन्होंने कहा समझौता गया भाड़ में, अब हम निपटेंगे तुमसे, यानी कि फ्रांसीसियों से। तो इन्होंने कहा समझौता गया भाड़ में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए यह अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। ठीक फ्रेंड्स, देखा क्या इन्होंने दिमाग लगाया, डुप्ले को तो भेज दिया फ्रांसीसी सेना से कहकर। ठीक फ्रेंड्स, और जो ये समझौता वगैरह हुआ था ये भी 1756 में इन्होंने कहा समझौता गया तेल लेने, अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। तो अब इन्होंने दोबारा से फ्रांसीसियों के साथ युद्ध छेड़ दिया था। अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ युद्ध छिड़ गया था ना, आगे देखते हैं। इस युद्ध का निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को बांडीवास में हुई, जब अंग्रेजों ने जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने ठीक है, जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने दिल्ली को हराया। ठीक है, दिल्ली को हराया। एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथों से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि के साथ हुआ, जिसके अनुसार फ्रांसीसी को भारत में स्थित सारी फैक्ट्रियां सौंप दी गई। ठीक है, जिसके अनुसार फ्रांसीसी को भारत में स्थित सारी फैक्ट्रियां सौंप दी गई। अब वे अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। ठीक है, देख लिया क्या रिजल्ट हुआ। डुप्ले के जाने के बाद अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था। और क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें से क्या कहते हैं फ्रांसीसी सेना का भारत से अस्तित्व खत्म हो गया था। तो वो था बांडीवास का युद्ध, और वो होता 1760 में, और कई जगह ये लिखा होता है 1759। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख के टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना बिल्कुल उजाड़ के रख दिया था, यानी कि इनका प्रभुत्व भारत के ऊपर से खत्म हो गया था। ठीक है, कई बार हजारों बार ये क्वेश्चन बना, तो आप याद रखना बांडीवास का युद्ध था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना का अस्तित्व भारत से खत्म हो गया था, तो वो था बांडीवास का युद्ध। ठीक है, क्योंकि हार गए थे और हारने के बाद इनके ऊपर एक और संधि लाद दी गई। इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह तो इनको वापस दे दी गई थी, लेकिन शर्त ये थी फैक्ट्रियाँ लौटा दी गई, लेकिन उनकी जो फैक्ट्रियों के चारों ओर आप किलाबंदी नहीं करेंगे, चार दीवारें वगैरह नहीं कर सकते, और वहाँ पे ना ही अपनी सेना रख सकते थे। ठीक है, ये समझौता हुआ था। आगे देखते। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रांसीसियों को तो निपटा दिया था। अब अंग्रेजों का अगला टारगेट था बंगाल। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं बंगाल पर क्या कुछ चल रहा था। तो आगे यहाँ से देखिए 1717 में। ठीक है, 1717 में मुगल बादशाह ने एक शाही
फरमान के अनुसार, ठीक है। एक शाही फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल में अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त कर दी, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती कर देते थे जो मुगल सम्राट थे। देखो यहाँ लिखा है ना, 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए, मतलब कोई कर नहीं लेंगे हम आपसे, बंगाल में आप अपना फैक्ट्री लगाओ, आयात निर्यात करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है। तो वही बात बताइए, बिना कर चुकाए बंगाल में अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त हुई, ठीक फ्रेंड। आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया था अंग्रेजों के लिए। अब आगे देखते हैं क्यों अब फ्री हो जाएगा। तो एक अब यहाँ से देखते हैं, एक तो इससे बंगाल की सरकार को हानि होती थी, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अगर तुम कुछ टैक्स वगैरह लगाते तो कुछ टैक्स इकट्ठा होता है, इससे बंगाल की सरकार को फ़ायदा होता, बट यहाँ तो इन्होंने फ्री कर दिया था, ठीक फ्रेंड्स। तो इससे बंगाल की सरकार को हानि, राजस्व की हानि होती थी, ठीक फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि सब फ्री कर दिया था, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, राजस्व की हानि होती थी। दूसरी, कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। दूसरी ओर कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला हुआ था, जिसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर ना चुकाकर करते थे, ठीक फ्रेंड्स। कहा यह गया था कि तुम कंपनी लगाओ, कंपनी से जो भी आयकर वगैरह होगा तो वो मतलब फ्री रहेगा। लेकिन जो ये व्यापारी थे ना अंग्रेजी कंपनी के, ये खुद का व्यापार भी चला रहे थे, मतलब प्राइवेट कंपनियां अपनी खुद की चला रहे थे, तो खुद भी टैक्स नहीं देते थे। मतलब वही बात है कि नाम मेरा गांव तेरा, कंपनी के लिए फ्री किया हुआ था ना, लेकिन जो ये कर्मचारी वगैरह थे ये खुद की प्राइवेट कंपनी चलाने लग गए थे। और जो बड़ी कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में, खुद की कंपनी का भी टैक्स नहीं दे रहे थे। तो वही बात बताई जा रही है, इसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर रहे थे, कर ना चुकाकर करते थे, ठीक फ्रेंड्स। ये अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी चलाने लग गए थे इनकी आड़ में, ठीक फ्रेंड्स। वही बात बताई गई, आगे देखते हैं। बात तब हद से आगे बढ़ गई, ठीक है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब की आज्ञा के बिना बगैर कंपनी ने, ठीक है, जब नवाब की आज्ञा के बिना बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी, ठीक है। मतलब कोई कंपनी वगैरह होगी तो इन्होंने नवाब से पूछा वगैरह भी नहीं होगा और अपने कंपनी के चारों ओर किले वगैरह बनाने शुरू कर दिए, तब बात यहाँ से आगे बढ़ गई थी। अब आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, जल्दबाजी और अपर्याप्त तैयारी के बिना सिराजुद्दौला ने मीर कासिम की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, ठीक है। मीर कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जल्दबाजी और अपर्याप्त तैयारी, मतलब जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में इसने मीर कासिम बाजार की जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला ने, और कुछ बिना तैयारी किए बिना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, किसने? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। फिर ये कलकत्ता की ओर बढ़ा हुआ 1756 में फोर्ट विलियम पर भी इसने कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली, ठीक है। अब ये फैक्ट्री वगैरह इसके किसके निजाम, क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला के कब्जे में आ गई, तो अंग्रेज यहाँ से भागकर समुद्री तट के निकट फुल्टा में शरण ली, मतलब फुल्टा में, जो फुल्टा कोई जगह होगी वहाँ जाकर छिप गए होंगे, ठीक है। यही बात बताई गई, अंग्रेजी अधिकारी ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली या छिप गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक है। अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश साजिश और गद्दारी का ताना ताना बुनते रहे, ठीक है। मतलब ये छुप गए थे फुल्टा में जाकर और ये सोच रहे थे कोई मद्रास से मदद वगैरह मिलेगी। और जो ये नवाब था ना सिराजुद्दौला, इसके जो अधिकारी वगैरह थे दरबार के, उनके साथ साजिश वगैरह करने लगे होंगे, ताना बाना बुनने लगे होंगे कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें गद्दी पर बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही बात बताई गई है। आगे देखते हैं, मद्रास के एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक सेना और सैनिक सहायता भी आ पहुंचे, ठीक है। ये मद्रास से हेल्प मांग रहे थे ना, तो मद्रास से हेल्प आ गई है। ये देखिए, मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता पहुंच गई। क्लाइव ने 1757 के आरंभ में दोबारा कोलकाता को जीत लिया, ठीक है, क्योंकि सेना वगैरह आ गई थी, दोबारा कोलकाता को जीत लिया। नवाब को मजबूर होकर अंग्रेजों की भारी शर्तें मान ली गई, ठीक है। नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों ने सारी शर्तें मनवा ली थी, किससे? नवाब से, ठीक है। आगे देखते हैं, अंग्रेज फिर भी संतुष्ट ना हुए, मतलब सारी शर्तें मनवाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे अंग्रेज फिर भी संतुष्ट ना हुए। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। पिट्ठू होता है, मतलब आप सिर्फ
नवाब नाम नाम के नवाब हो, बाकी जो हम ऑर्डर देंगे वो आप करोगे, मतलब आप सिर्फ कठपुतली बन के बैठोगे, जो हम ऑर्डर वगैरह देंगे वो आप करोगे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताएगी, पिट्ठू बनाकर बैठाने का फैसला किया। आगे देखते हैं 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद से 20 किलोमीटर की दूर 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेना आमने सामने आई। ठीक फ्रेंड्स, अब ये डेट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1000 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो 23 जून 1757 को हुई थी। बट अगर आपको मैं डीप में बात बताऊँ ना, तो ये लड़ाई युद्ध हुआ नहीं था। वो कहते हैं ना कि इतिहास, हमारा इतिहास कुछ ऐसे अंग्रेजों के हाथों में चढ़ गया कि वो ऐसा कुछ लिख के गए हैं जिसकी वजह से जो वो लिखा हुआ है वही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, एक एक मिर्जा गालिब उर्दू शायर था, तो उसने एक शायर बोला हुआ था, हमको ये पढ़ाया जाता है ना कि अंग्रेज वो क्या कहते हैं, वो अकबर महान था और जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वो अकबर जीता था। दरअसल उस लड़ाई में ना कोई नहीं जीतता था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कंडीशन ये होती थी कि अगर राजा आपका मारा जाए तो हार मान ली जाती थी, आपके ज़्यादा सैनिक मारे जाएं तो युद्ध हारा मान लिया जाता था, आपके ज़्यादा सैनिक बंदी बना लिए जाएं तो युद्ध हारा माना जाता था। लेकिन राणा प्रताप की जब अकबर के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो ऐसा तीनों कसौटियों पर राणा प्रताप खरा उतरा था, लेकिन वो युद्ध निर्णायक रहा था, मतलब कोई नहीं जीता था उस युद्ध में। लेकिन हमें इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता है कि उस युद्ध में अकबर जीता था। तो मिर्जा गालिब ने एक शायर कहा था, इसी के ऊपर कहा था उन्होंने कि नारियां सती होती रही। ठीक फ्रेंड्स, नारियां सती होती रही। ठीक फ्रेंड्स, नारियां सती होती रही। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा था कि नारियां सती होती रही और भेड़िए तब भी मौन थे। ठीक फ्रेंड्स, सती मतलब जानते हो ना, जो मैंने पीछे पढ़ाया है कि अगर मान लो किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे चिता में जलाया जाता था ना, तो औरत को भी उसी चिता में जिंदा जलना पड़ता था, उसे कहते थे सती। तो एक शेर किसी ने कहा था कि नारियां नारियां सती होती रही और भेड़िए तब भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, तो ये बताओ कि और महाराणा प्रताप कौन थे। ठीक फ्रेंड्स, नारियां सती होती रही तो भेड़िए तब भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि औरंग क्या कहते हैं, अकबर महान था, तो मैं पूछता हूँ कि महाराणा प्रताप कौन थे। ठीक फ्रेंड्स, कि महान तो महाराणा प्रताप भी थे, हारे नहीं थे वो। बट इतिहास हमारा ऐसा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, कि जिसकी वजह से बताया जाता है कि औरंग क्या कहते हैं, अकबर जीता था, बट वो जीता नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आप गूगल पे नेट करके देखना, तो उसमें यही लिखा कि ये युद्ध अरण्य कोई रिजल्ट नहीं था इस युद्ध का, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए ये शायर बोला गया था कि नारियां सती होकर जलती रहीं, भेड़िए तब भी मौन थे। और हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, तो मैं पूछता हूँ महाराणा प्रताप कौन थे। महान तो वो भी थे। ठीक है ना, तो यही बात जो यहाँ लिखी हुई है ना, ये इतिहास गलत पढ़ाया जाता है हमें, लेकिन वही बात है, किताबों में जो लिखा है हमें वही पढ़ना है। ठीक फ्रेंड्स, तो जो ये था ना लॉर्ड क्लाइव, इसने ये युद्ध की कमान संभाली थी। अभी मैं आगे बताऊंगा इसकी सच्चाई क्या थी। ठीक फ्रेंड्स, पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के 20 किलोमीटर 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेना आमने सामने आई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मीर जाफर और राय दुर्लभ राय जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेनाएं उतरी ही नहीं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो गद्दार वगैरह थे, मीर जाफर और दुर्लभ राय की सेना, ये गद्दार वगैरह थे, इनकी वजह से काफ़ी सेना लड़ाई करने उतरी ही नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नवाब को भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बात यहाँ पर फ्रेंड ये हुई थी, और ये बात जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये प्लासी का युद्ध इसने लड़ा हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, ये नेतृत्व कर रहा था। तो जब ये यहाँ से इंग्लैंड गया ना, तो इसने अपनी एक किताब लिखी थी, अपने मतलब अपनी जीवनी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी थी। तो उसने उस किताब में इसने खुद कहा था कि जब 23 जून 1757 की मेरी लड़ाई हुई थी ना, मैं बंगाल में जो ये प्लासी जगह है ना, प्लासी जगह है, ये मुर्शिदाबाद जिला है, और ये बंगाल में पड़ता है। ये गंगा नदी के किनारे, और इसने ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने कि जो गंगा नदी के किनारे सड़क थी बीच में, और उस सड़क पर मैं घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और मेरे साथ सिर्फ 300 सैनिक थे। ये बात रॉबर्ट क्लाइव ने खुद अपनी किताब में लिखी हुई है। उसने कहा था मुर्शिदाबाद के बीच गंगा नदी के किनारे जो सड़क जाती है, ठीक फ्रेंड्स, उस सड़क के ऊपर मैं खड़ा था और मेरे साथ
300 सैनिक थे और मैं घोड़े के ऊपर खड़ा था और सड़क के दोनों आजू बाजू किनारे कम से कम 30,000 लोग खड़े हुए थे इंडिया के। अगर उन 30,000 लोगों में से अगर कोई मुझे एक पत्थर भी मार देता ना, एक पत्थर भी मार देता तो वो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती। 250 साल पहले इंडिया आज़ाद हो जाता, क्योंकि देख लो कहाँ ये 300 थे, कहाँ वो लोग 20,000 थे। तो इसने खुद कहा था अगर उन 30,000 लोगों में से कोई मुझे एक पत्थर भी उठा के मार देता ना, और कहाँ मेरे 300 आदमी और कहाँ 30,000 आदमी अगर एक एक थप्पड़ भी मारते ना, तब भी एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता और इंडिया 250 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात इसने खुद अपने मुंह से कबूल की थी और इसकी किताब में लिखी हुई भी है कि मैं अपने घोड़े के ऊपर बैठा था और मेरे साथ सिर्फ 300 सैनिक थे। और जो ये मुर्शिदाबाद जो इलाका है, ये मैं गंगा नदी के किनारे पड़ता था और उस गंगा नदी के किनारे बीच में सड़क थी और सड़क पे मैं घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और मेरे साथ सिर्फ 300 सैनिक थे। सड़क के इस पार कम से कम 15-20 हज़ार आदमी थे और सड़क के इस पार भी, और मैं बीच में था। अगर कोई मुझे एक पत्थर भी मार देता ना, कहाँ मेरे 300 आदमी और कहाँ वो 30,000 आदमी। तो कहता अगर एक एक थप्पड़ भी मारते ना हमारे, तब भी हमारे एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता और इंडिया आज से 250 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास ऐसा रांद काटी है ना लिख के, कि जो वो लिख के गए हैं वही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा इसीलिए डीप में ले जाता हूँ कभी कभार, कि आपको भी पता लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊँगा, बट आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस एक पार्ट को थोड़ी देर में ख़त्म कर दूंगा मैं, बाकी इसका दूसरा पार्ट बनेगा 1-2 दिन में। तो आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उतरी नहीं क्योंकि जो नवाब था वो भागा और मारा गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया। ठीक फ्रेंड्स, इसके बदले में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी ना, तो ये अंग्रेज खुश हो गए, इसने बंगाल का नवाब बना दिया था। इसके बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार का निर्विवाद ठीक फ्रेंड्स निर्विवाद अधिकार मिल गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये कठपुतली बनाकर मीर कासिम बैठा दिया और इसी के बदले कंपनी का व्यापार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मतलब मुफ्त व्यापार कोई करने लगेगा, अधिकार मिल गया था उसे। कलकत्ता के पास 24 परगना की ज़मीन भी मिली। कलकत्ता पर हमले के हट जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी और नगर के व्यापारी को 1,70,00,000 रुपए दिए। ठीक फ्रेंड्स, देख लो अंग्रेज कितने चालू थे, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह भी खुद करते थे और नुकसान वगैरह जिनका भी होता था उनसे पैसे भी ले लेते थे। वही बात बताई जाए, हमले के हट जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को, ठीक फ्रेंड्स, मीर जाफर की मतलब लड़ाई इसी के साथ हो रही थी, तो इसी से हरजाना ले लिया और हरजाने में क्या लिया था, 1,70,00,000 रुपए लिए थे उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली थी, किन्होंने, अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जल्द ही मीर जाफर को जल्द ही समझौते से पछताने लगा। ठीक फ्रेंड्स, मीर जाफर ने जो समझौता किया था ना कि कर वगैरह देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जल्द ही मीर जाफर को जल्दी ही इस समझौते से पछताने लग गया। और ठीक फ्रेंड्स, और अंग्रेज अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे। ठीक फ्रेंड्स, कोई बात बताई जाए, जो समझौता हुआ था तो मीर जाफर जल्दी ही समझौते से पछताने लग गया था और अंग्रेज अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न करने के कारण नवाब को भला बुरा या आलोचना करने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। ठीक फ्रेंड, क्योंकि इनकी डिज़ायर या नीड वगैरह पूरी नहीं कर पा रहा होगा नवाब, इसलिए नवाब को इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया होगा और अंत में 1760 में इन्होंने कहा मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़ दे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय दस्तकार, किसान, व्यापारी को अपना माल अंग्रेजों को सस्ता बेचने। ठीक फ्रेंड्स, देखो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया था, तो मतलब भारतीय दस्तकार और किसान और व्यापारी वगैरह थे ना, तो उनका माल अंग्रेज सस्ते में खरीदते थे बिल्कुल। मान लो 10 रुपये किलो बेचता होगा तो 10 की जगह ये 2 रुपये में किलो ही खरीदते होंगे। और जो अंग्रेजों का माल मान लो 2 रुपये किलो में बेचता होगा तो ये अपना माल भारत वालों को 20 रुपये किलो बेचते थे। वही बात लिखी हुई है, भारतीय दस्तकार, किसानों और व्यापारियों को अपना माल
अंग्रेज़ों को सस्ता बेचने और अंग्रेज़ी माल को महंगा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पूरा ही दिमाग चला रखा था इन्होंने उस टाइम। अब देखते हैं मीर कासिम भी पछताने लगा। ठीक फ्रेंड्स, मीर कासिम बैठा था तो मीर कासिम भी मतलब इनकी हरकतें वगैरह देख के तंग आ गया होगा, तो वही बात बताई कि मीर कासिम भी पछताने लगा। इसलिए उसने एक कड़ा कदम उठाया और वह आंतरिक व्यापार के सभी मसूल कर ख़त्म कर दिए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इसने जो आंतरिक व्यापार के जो भी कर वगैरह थे ना, ये सारे ख़त्म कर दिए थे। इस तरह उसने अपनी प्रजा को वह छूटें दी जो अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक प्राप्त की थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इसने ऐसा कड़ा कदम उठाया कि जो आंतरिक व्यापार की जो टैक्स वगैरह थे वो सारे फ्री कर दिए और उसने अपनी जनता को वे सारी छूटें दी जो अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक प्राप्त की थी। ठीक फ्रेंड्स, जो बलपूर्वक लगाई वगैरह होगी किसानों के ऊपर, वो आगे देखते हैं। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम 1763 में हटा दिया गया, तब वह अवध भाग गया। ठीक है, तब वह अवध भाग गया, जहाँ उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता किया। ठीक है, ये भाग कर अवध चला जाता है और अवध में वह नवाब सिराजुद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से समझौता करता है। आगे देखते हैं कंपनी की सेना के। ठीक फ्रेंड्स, कंपनी की सेना के तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। ठीक फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध की बात हो रही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारों बार ये पूछा गया है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ये बिहार में वो जगह पड़ती है बक्सर। ठीक फ्रेंड्स, तीन सहयोगियों की मुठभेड़ में अक्टूबर 1764 में बक्सर में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। ठीक फ्रेंड्स, इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर निर्विवाद शासक बना दिया। इस युद्ध के बाद मतलब अंग्रेज की मौजा ही मौजा हो गई थी, पूरे भारत पर छा गए थे, मतलब अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी बीच 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाकर लौट आया। ठीक फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव का गवर्नर बनकर लौट आया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। फिर देखते हैं क्या हुआ। मीर जाफर के मरने पर उन्होंने उसके बेटे निजामुद्दीन औला को गद्दी पर बिठाया और बदले में 20 फरवरी 1765 में एक संधि पर दस्तखत करवा लिए। ठीक फ्रेंड्स, 1763 में मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया था। मीर जाफर के मरने के बाद उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर करवा लिए थे। किसने? अंग्रेजों ने। किससे? निजामुद्दौला से। ठीक है, इस संधि के अनुसार नवाब, ठीक है, इस संधि के अनुसार शासन एक नायाब सूबेदार के सहारे चलाना था। ठीक फ्रेंड्स, इस संधि वगैरह हुई थी, तो इस संधि के अनुसार जो शासन वगैरह एक नायाब सूबेदार के सहारे चलना था। नायाब सूबेदार की नियुक्ति कौन करती थी? कंपनी करती थी। कौन? अंग्रेज। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, देख लो कितना दिमाग चला रहे हैं अंग्रेज, सब कुछ अपने अंडर ले रखा था। आगे देखते हैं। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। आगे देखते हैं। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कोरा और इलाहाबाद के जिले भी जीत कर दिए। ठीक फ्रेंड्स, जिले जीत कर दिए। आगे देखते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई में हार जाने के रूप में एक कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। ठीक फ्रेंड्स, देख लो कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, मतलब अंग्रेज किसी के साथ भी लड़ाई कर देते थे और उनको हरा भी देते थे, और जो अंग्रेजों का नुकसान वगैरह होता था हारने के बाद भी उनसे रुपए लेते थे। ये देखो लिखा हुआ है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को भी लड़ाई के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा दोनों में एक संधि हुई। ठीक है, मतलब हरा भी दिया और 50 लाख रुपए भी ले लिए जुर्माने के तौर पर। अब देखो, एक संधि हुई, एक समझौता होता है, उस समझौते के अनुसार देखते हैं क्या होता है, जिसके अनुसार अगर नवाब पर भारी हमला होता है, ठीक है, जिसके अनुसार अगर नवाब पर भारी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करेगी, और शर्त यह है कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले कंपनी को धन देना पड़ता था। ठीक है, मतलब लड़ाई होगी, सिराजुद्दौला को हरा भी दिया, हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए भी ले लिए, और रुपए लेने के बाद ये कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा ना
तो हमारी सेना वगैरह आएगी आपकी हेल्प करने के लिए, और हेल्प करने की जो हमारी सेना आपकी हेल्प करेगी ना, जो मान लो भारी अगर किसी ने आपको आक्रमण कर दिया, आप भारी गुंडों ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो हमारी सेना आएगी आपको बचाने के लिए, और इसके बदले में आपको हमें पैसे देने होंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही लिखा कि नवाब को उसकी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले कंपनी को धन देना पड़ता था। मतलब इतने मतलब दिमाग चला रहे थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1। ठीक फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बंगाल के प्रशासन में दोहरी व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, कि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की बन गई है, तो हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हुआ, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय कर रहे होगे। अगर थोड़ी बहुत अगर किसी को ना समझ में आए, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो करके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो अगर किसी को आवाज़ स्लो लग रही हो तो आप थोड़ा तेज़ कर लेना, अगर किसी को तेज़ लग रही हो तो आप स्लो कर लेना। यूट्यूब में ऑप्शन होता है। ठीक फ्रेंड्स, और क्वालिटी तो मैं बता ही देता हूँ, 480 पर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो 1 नहीं 2 बार वीडियो देख लेना अपलोड होने के बाद। ठीक फ्रेंड्स, तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो आने वाला हमारा पार्ट होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।